चैप्टर नंबर 2, जब रुपया सचमुच चांदी का हुआ करता था। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे वस्तु विनिमय की समस्याओं ने इंसान को मुद्रा का आविष्कार करने पर मजबूर किया। अब हम अपनी कहानी को विशेष रूप से भारत पर केंद्रित करेंगे। भारत में मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक हमें सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम अपनी कहानी को उस दौर से शुरू करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब का मुख्य केंद्र है, यानी वह दौर जब भारत की मुद्रा प्रणाली मुख्य रूप से चांदी पर आधारित थी। मुगलों के समय से लेकर ब्रिटिश राज की शुरुआत तक भारत में चांदी के सिक्के ही व्यापार और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करते थे। रुपया जो आज हम कागज के रूप में देखते हैं, वो वास्तव में एक निश्चित वजन के चांदी के सिक्के का नाम हुआ करता था। उसकी कीमत कागज पर लिखे नंबर से नहीं बल्कि उस सिक्के में लगी चांदी की मात्रा से तय होती थी। इस प्रणाली को सिल्वर स्टैंडर्ड या रजत मान कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि देश की मुद्रा यानी रुपया पूरी तरह से चांदी पर आधारित थी। आप किसी भी टसाल में जाकर अपनी चांदी दे सकते थे और उसके वजन के बराबर रुपए के सिक्के ढलवा सकते थे। इसी तरह आप अपने रुपए के सिक्कों को पिघलाकर वापस चांदी भी प्राप्त कर सकते थे। इससे रुपए की कीमत में एक स्थिरता बनी रहती थी। रुपए का मूल्य सीधे सीधे बाजार में चांदी के मूल्य से संबंधित था। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी महंगी होती तो रुपया भी मजबूत होता, और अगर चांदी सस्ती होती तो रुपया भी कमजोर हो जाता। उस समय के आम आदमी के लिए यह समझना बहुत आसान था। उसकी जेब में रखा सिक्का सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि वो खुद अपने आप में एक मूल्यवान धातु थी। उसे इस बात का भरोसा था कि उसके पास जो धन है उसकी एक वास्तविक कीमत है। ये प्रणाली सदियों से भारत में सफलतापूर्वक चल रही थी। लेकिन फिर भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने भारत की हर प्रणाली को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया और मुद्रा प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने भी सिल्वर स्टैंडर्ड को ही जारी रखा, क्योंकि ये यहाँ की स्थापित प्रणाली थी और इसे बदलना आसान नहीं था। उन्होंने अपने सिक्के ढालने शुरू किए, लेकिन वे भी चांदी के ही थे और उनका मूल्य भी चांदी की मात्रा पर ही निर्भर करता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत विशाल खेल तैयार हो रहा था। यह खेल था वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों का। 19वीं सदी में दुनिया के कई विशाल और शक्तिशाली देश, विशेष रूप से ब्रिटेन, धीरे धीरे सिल्वर स्टैंडर्ड को त्याग कर गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्णमान की ओर जा रहे थे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि देश की मुद्रा चांदी पर नहीं बल्कि सोने पर आधारित होगी। इसका कारण यह था कि सोने को चांदी से भी ज्यादा स्थिर और मूल्यवान माना जाता था। सोने की आपूर्ति चांदी की तुलना में अधिक सीमित थी, जिससे उसकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता था। ब्रिटेन, जो उस समय दुनिया की सबसे अहम आर्थिक शक्ति था, उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। अब समस्या यह थी कि भारत, जो ब्रिटेन का सबसे विशाल उपनिवेश था, वो अभी भी सिल्वर स्टैंडर्ड पर चल रहा था। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और विनिमय दर में बहुत अहम समस्याएं पैदा होने लगी। मान लीजिए ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड सोने पर आधारित है और भारत की मुद्रा रुपया चांदी पर। अब इन दोनों के बीच की विनिमय दर इस बात पर निर्भर करेगी कि सोने और चांदी की आपसी कीमत क्या है, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दुनिया भर में चांदी की नई नई खदानें खोजी गई, विशेष रूप से अमेरिका में। इससे बाजार में चांदी की आपूर्ति अचानक बहुत ज्यादा हो गई, और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब किसी चीज की आपूर्ति अधिक होती है और मांग उतनी नहीं होती तो उसकी कीमत गिर जाती है। चांदी के साथ भी यही हुआ। सोने के मुकाबले चांदी की कीमत तेजी से गिरने लगी। अब इसका असर भारत पर क्या हुआ?
क्योंकि भारत का रुपया चांदी पर आधारित था। इसलिए जैसे जैसे चांदी की कीमत गिरी, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत भी गिरने लगी। ब्रिटेन के पाउंड के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया। इससे भारत के आयात बहुत महंगे हो गए। भारत को ब्रिटेन से जो भी मशीनरी, वस्त्र या अन्य सामान मंगाना होता था, उसके लिए अब उसे कहीं ज्यादा रुपए चुकाने होते थे। इसका सबसे बुरा असर भारत के उन लोगों पर हुआ जो ब्रिटेन में काम करते थे या जिन्हें अपनी पेंशन या वेतन पाउंड में मिलता था और उसे भारत भेजना होता था। जब वे पाउंड को रुपए में बदलते तो उन्हें पहले से बहुत कम रुपए मिलते। इसके अलावा भारत सरकार को ब्रिटेन को हर साल एक बहुत विशाल रकम चुकानी होती थी, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था। यह रकम ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, पेंशन, भारत में ब्रिटिश सेना के खर्च और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए होती थी। यह भुगतान पाउंड में करना होता था। अब रुपया कमजोर होने की वजह से उसी निश्चित पाउंड की रकम को चुकाने के लिए भारत सरकार को अपने खजाने से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने हो रहे थे। इससे भारत का खजाना खाली होने लगा और देश पर कर्ज का बोझ अधिक होने लगा। अंग्रेजों ने इस समस्या को देखा, लेकिन उन्होंने इसका जो समाधान निकालने का प्रयास किया वो भारत के हित में नहीं बल्कि उनके अपने हित में था। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि भारत की मुद्रा प्रणाली को कैसे बदला जाए ताकि उनके आर्थिक हितों की रक्षा हो सके। यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था के साथ उस खिलवाड़ की शुरुआत हुई जिसका विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में इतनी गहराई से किया है। तो क्या अंग्रेजों ने भारत को भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर लाने का प्रयास किया या उन्होंने कोई और ही चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने रुपए की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया और आम भारतीय की जेब पर एक ऐसा बोझ डाला जिसे वो समझ भी नहीं पाया। सोने और चांदी के बीच के इस संघर्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस महायुद्ध में धकेल दिया, इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको चैप्टर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के सारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।